ताम्रपाषाणिक कृषि संस्कृतियाँ। ताम्रपाषाण युग की बस्तियाँ। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। कई संस्कृतियों का जन्म पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ। इन संस्कृतियों को ताम्रपाषाणिक कैल्कोलिथिक कहते हैं, जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्ययुगीन संस्कृति से पहले की है, परंतु काल क्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियां बाद में। यहाँ पर हम सर्वप्रथम ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों पर ही विचार कर रहे हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। कभी कभी वे घटिया किस्म के तांबे का भी प्रयोग करते थे। वे मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे और देश के ऐसे विशाल भागों में फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियाँ थीं। इसके विपरीत हड़प्पाई लोग कांसे का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के बाढ़ वाले मैदानों में उपज की बदौलत नगर निवासी हो गए थे। भारत में ताम्रपाषाणिक बस्तियां दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी महाराष्ट्र में तथा दक्षिणी भारत में पाई जाती हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में 2 पुरास्थलों की खुदाई हुई है, एक आहाड़ में और एक गिलुंद में। ये पुरास्थल बनास घाटी के अंचलों में हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कायथा और एरण की खुदाई हुई है। मध्य पश्चिमी भारत की मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की विलक्षणता है मालवा मृदभाण, जो ताम्रपाषाण मृदभाणों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा मृदभाण तथा अन्य सांस्कृतिक सामग्री भी पाई जाती है, परंतु विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं। जहाँ उत्खनन हुए हैं वे पुरास्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा, दैमाबाद। पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इमामगांव, प्रकाश और नासिक। ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति के हैं। इसका नाम जोरवे के आधार पर रखा गया है, जो अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की शाखा प्रवरा के बाएं तट पर अवस्थित है। जोरवे संस्कृति ने मालवा संस्कृति से बहुत कुछ ग्रहण किया, किंतु इसमें दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति के भी तत्व हैं। ईसा पूर्व 1400-700 ईस्वी के आसपास जोरवे संस्कृति विदर्भ के कुछ भागों को छोड़कर तथा कोंकण के तट को छोड़कर सारे महाराष्ट्र में फैली थी। यूँ तो जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियां जैसे दाइमाबाद और इमामगांव नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गई थी। महाराष्ट्र के ये सभी पुरास्थल अधिकतर काली भूरी मिट्टी वाले ऐसे अर्धशुष्क क्षेत्रों में थे जहाँ बेर और बबूल के पेड़ थे, परंतु ये नदी तट वाले क्षेत्रों में भी पड़ते थे। इसके अलावा नवादा टोली पुरास्थल भी है, जो नर्मदा नदी के तट पर है। अधिकांश ताम्रपाषाणिक तत्व दक्षिण भारत के नवपाषाण कालीन स्थलों में घुस गए। कई ताम्रपाषाणिक स्थल इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में भी पाए गए हैं। पूर्वी भारत में तटवर्ती चिरांद के अलावा वर्धमान जिले के पांडुरजार ढीबी, पश्चिमी बंगाल के वीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय है। इनमें से कुछ स्थलों की खुदाई भी हुई है। उल्लेखनीय है बिहार में सैनुवार, सोनपुर, ताराडीह और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेराडीह और नरहन। इस संस्कृति के लोग पत्थर के छोटे छोटे औजारों और हथियारों का इस्तेमाल करते थे, जिसमें पत्थर के फलकों और फलकियों का इस्तेमाल होता था। अनेक स्थानों में खासकर दक्षिण भारत में प्रस्तर फलक उद्योग बढ़ा और पत्थर की कुल्हाड़ी भी चलती रही। जाहिर है ऐसे क्षेत्र पहाड़ियों से अधिक दूर नहीं थे। कई बस्तियों में तांबे की वस्तुएं बहुतायत में मिली हैं। यही हाल आहाड़ और गिलुंद का भी प्रतीत होता है, जो राजस्थान की बनास घाटी के कमोबेश शुष्क इलाकों में पड़ते थे। अन्य समकालीन ताम्रपाषाणिक कृषक संस्कृतियों के विपरीत आहाड़ में वस्तुतः सूक्ष्म पाषाण औजारों का इस्तेमाल नहीं होता था। यहाँ पत्थर की कुल्हाड़ियों तथा फलकों का लगभग अभाव ही है। इसकी वस्तुओं में कई सपाट कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ, कई पत्थरें जो सभी तांबे की हैं मिलती हैं। एक चादर कांसे की भी पाई गई है। तांबा पास की उपलब्धता आहाड़ के लोग शुरू से ही धातुकर्म जानते थे। आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबे वाली जगह है। आहाड़ संस्कृति का काल 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य रखा जा सकता है और गिलुंद इस
संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। गिलुंद से तांबे के टुकड़े मिले हैं। यहाँ भी एक प्रस्तर फलक उद्योग मिला है। महाराष्ट्र के जोरवे और चंदौली में सपाट आयताकार ताम्र कुठार पाए गए हैं। चंदौली में तांबे की छेनी पाई गई है। ताम्रपाषाणिक लोग विभिन्न प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग करते थे। इसमें एक किस्म के बर्तन काले व लाल रंग के हैं। लगता है इनका प्रयोग 2000 ईसा पूर्व से व्यापक तौर पर होता आया था। ये चाकों पर बनते थे और कभी कभी इन पर सफ़ेद रेखिक आकृतियाँ बनी रहती थीं। यह बात केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में ही नहीं बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल में पाई गई बस्तियों के बारे में भी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार में रहने वाले लोग टोंटी वाले जलपात्र, गोंडीदार तश्तरियाँ, गोंडीदार कटोरे बनाते थे। ऐसा समझना गलत लगा कि काले व लाल मृदभांड का व्यवहार करने वाले सभी लोग एक ही संस्कृति के थे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान वाले मृदभांड चित्रित हैं, पर पूर्वी भारत में ऐसे मृदभांड बहुत कम हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र अनंत रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालते थे और खेती करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी, सूगर, भैंस रखते थे और हिरण का शिकार करते थे। ऊँट के भी अवशेष मिले हैं, किंतु वो घोड़े से सामान्यतया परिचित नहीं थे। कुछ अवशेषों में अब पहचान घोड़े, गधे या जंगली गधे के रूप में की गई है। लोग गौमांस तो अवश्य खाते थे, किंतु सूगर का मांस अधिक नहीं खाते थे। ध्यानाकर्षण की बात यह है कि ये लोग गेहूं और चावल उपजाते थे। इन मुख्य अनाजों के अतिरिक्त वे बाजरे की खेती भी करते थे। वे मसूर, उड़द, मूंग और कई दलहन और मटन भी पैदा करते थे। ये लगभग सभी अनाज महाराष्ट्र के नर्मदा नदी के तट पर स्थित नवादा टोली में पाए गए हैं। खुदाई के परिणामस्वरूप इतने सारे अनाज भारत के किसी अन्य स्थल पर शायद ही मिले हों। नवादा टोली के लोग बेर और अलसी भी उपजाते थे। दक्कन की काली मिट्टी कपास की पैदावार करती थी। निचले दक्कन में रागी, बाजरा और इसी प्रकार के अन्य अनाजों की खेती होती थी। पूर्वी भारत में बिहार और पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, जहाँ हम चावल भी पाते हैं। इससे मालूम होता है कि मछली और भात पूर्वांचल के लोगों का आहार था, जो देश के उस भाग में आज भी है।